Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, अशोक IAS में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने शुरू किया है गांधी युग, जिसमें आपको महात्मा गांधी जी के आगमन से लेकर और उनके मृत्यु तक के बारे में हम आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ये चीज़ें आपको वर्ष 1915 से लेकर 1948 तक की चीज़ें हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने आपको असहयोग आंदोलन के बारे में बताया, खिलाफत आंदोलन के बारे में बताया, क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड, रौलट कानून आदि वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बता दिया। चंपारण हो चाहे अहमदाबाद हो। आज जो हम आगे शुरू करेंगे वो हमारा उद्देश्य होगा कि गांधी जी ने जब 1922 में 5 फरवरी 1922 के संदर्भ में 12 फरवरी 1922 को जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उसके बाद उनका क्या योगदान रहा। आज देखते हैं। हमारा आज का जो टर्म होगा वो है गांधी युग, और इस गांधी युग में जो हम सामान्यतः पढ़ेंगे 1930 से लेकर और 1934 तक का इतिहास हम लोग पढ़ना चाहेंगे। इसके पहले के इतिहास हमने आपको बता रखा है अगले वीडियोज़ में, पिछले वीडियोज़ में, उनको आप चाहे जाकर वहाँ पर देख सकते हैं बेहतरीन ढंग से, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए भारत के आधुनिक संदर्भ में ये स्वतंत्रता संघर्ष बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च। लेकिन उसके पहले ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ था उसके पहले। तो आपने इस बात को देखा कि वर्ष 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, और ये असहयोग आंदोलन लिया था चौरा चौरी कांड की वजह से। जैसे ही चौरा चौरी कांड में हुआ 6 साल का इनको कारावास हो गया गांधी जी को, और ये चले गए जेल। अब इस समय कांग्रेस एकदम निस्तब्ध था, करें तो क्या करें। तो कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो आगे ले जाना चाहते थे। उनमें से आपको यदि हम बताएं तो एक तो पहला था जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद। आपको पता ही होगा ये चंपारण सत्याग्रह के समय पे आए थे। एक तो आपको पता होगा सरदार पटेल साहब, और एक आपको पता होगा राजगोपालाचारी साहब, जिनको आप राजा जी कहते थे। ये राजगोपालाचारी वगैरह जो थे, ये सारे लोग थे। और एक जो दूसरा तबका था जिसका नेतृत्व कर रहे थे CR दास तथा मोतीलाल नेहरू। ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जो अलग सोच रहे थे। देखते हैं 1922 में जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने ये कहा कि गांधी जी यदि जेल चले गए हैं तो ये राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर ना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, विधानसभाओं में चुनाव लड़ना चाहिए। और इस चुनाव के माध्यम से हम क्या काम करें, विधायकों की अधिक से अधिक संख्या हम केंद्र में भेजें, ताकि सरकार ऐसी कोई कानून बना ही ना सके जो किसी भी भारतीय के खिलाफ हो। ये कानून, ये मतलब था CR दास का। और ये जो CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, ये 2 के दोनों पक्के कांग्रेसी थे, और यही चाहते थे कि विधान परिषद को अपना एक स्थान बना ले राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। ये इनका सोच था। लेकिन राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, श्री राजगोपालाचारी आदि लोग कहते थे कि नहीं, यदि आपने विधानसभा में भाग लिया तो धीरे धीरे विधानसभा के कानूनों के आदी हो जाएंगे और समय के साथ आप सरकार के समर्थक हो जाएंगे। इसलिए आप विधानसभा के चुनाव में मत भाग लीजिए, अन्यथा राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा। तो जो जैसी स्थिति थी वो वैसी स्थिति जो बनाए रखना चाहते थे उनको कहा जाता था नो चेंजर्स, यानी कि कोई परिवर्तनवादी नहीं। और जो परिवर्तन लाना चाहते थे उनको कहा गया था प्रो चेंजर्स। याद रखिएगा, कभी कभार पूछ भी लेता है। तो अब नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स में बात अटक गई। तो इन दोनों व्यक्तियों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा जब दे दिया तो इन लोगों ने अपना एक अलग संगठन 1 जनवरी 1923 को खोला। कब? 1 जनवरी 1923
1923 को इन्होंने एक अलग पार्टी खोला और जिसका नाम इन्होंने रखा स्वराज पार्टी। और इस स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष बनाए गए वो सुभाष चंद्र बोस के गुरु जिनका नाम था CR दास, इनको अध्यक्ष बनाया गया। और जो इसके महासचिव या महामंत्री बने वो हमारे मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। और इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर 1925 में अपने भारी विधायकों को जीता और जिताने के बाद में केंद्रीय असेंबली में वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल, नाम आपने सुना ही होगा, ये विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय सभा में निर्वाचित करवाने में सफल रहे। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि वर्ष 1950 में स्वराज पार्टी ने निम्न में से किसे केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुनवाने में सफल रहा, तो वो है आपका स्वराज पार्टी। लेकिन 1925 के बाद में CR दास की मृत्यु हो जाती है और मोतीलाल नेहरू भी 1929 के आसपास मर जाते हैं। इससे स्वराज पार्टी ख़त्म हो जाती है। उसके पहले की यदि हम आपको घटना बताएं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि महात्मा गांधी साहब, ध्यान दीजिए, जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं पूर्णतः क्रोनोलॉजी के हिसाब से है, यानी पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ और उसके बाद कौन हुआ। तो स्वराज पार्टी का गठन हो चुका है, इसको छोड़ दीजिए। जब 22 में 6 साल की कैद की सज़ा हुई महात्मा गांधी को, तो स्वास्थ्य कारणों के चलते, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, वर्ष 1924 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया। याद रखिएगा, अब गांधी जी को जब रिहा कर दिया गया तो इसी समय क्या हुआ, इनको गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया गया फिलहाल। लेकिन गांधी जी अभी पूरे किसी न किसी आंदोलन से एकदम अलग रहे, कोई आंदोलन नहीं। इसी समय एक समस्या हुई। अंग्रेजों में एक खास बात होती थी, वो शासन को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, मतलब अपने लाभ के लिए वो क्या काम करते थे कि हर 10 साल पर अपने द्वारा दिए गए अधिनियमों की संशोधन करते थे। जैसे जब 1909 में उन्होंने अधिनियम दिया था जिसके माध्यम से मुस्लिमों को सांप्रदायिक चुनाव दिया, उसका 10 वर्ष बाद 1919 में दिया, और 1919 का 10 वर्ष पूरा होने वाला था 1929 में। अब 1929 में ये पूरा होने वाला था, इसके लिए उन्होंने क्या काम किया, 1900, याद रखिएगा, 1927 में उन्होंने सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में एक आयोग स्थापित किया। इसमें कुल 7 सदस्य थे और ये सदस्य कुल गोरे थे, ना कि काले थे, यानी कि सारे के सारे सदस्य गोरे थे, उसमें कोई भारतीय नहीं था। अब 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। इसके टोटल 7 सदस्य गोरे थे और यह 1928 में हमारे भारत में पहुंचा। कब? 1928 फरवरी माह में। और ये कहाँ पहुंचा था? ये बम्बई में पहुंचा। जहाँ जहाँ ये पहुंचा वहाँ वहाँ पर इसका विरोध किया गया। याद रखिएगा, ये साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? ये विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन का स्थापना इसलिए हुआ था कि जाओ और देखो कि भारत लोग जो कह रहे हैं मुझे स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए, क्या वो स्वराज पाने के लायक हैं? अब बताइए, भारतीय लोग स्वराज पाने लायक हैं या नहीं है? इसका क्या बोलते हैं, इसका जो काम होगा, मतलब कहने करते इसका आकलन होगा, वो अंग्रेज करेंगे। अंग्रेज बताएंगे कि भारतीय योग्य हैं कि नहीं है। इसके लिए साइमन कमीशन का खूब सारा विरोध हुआ और यह विरोध जो हुआ 1927 में, इसका जो नेता था उसका नाम रखा गया तेज बहादुर सप्रू। अब तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में इसका खूब सारा विरोध हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू महोदय ने क्या काम किया? इसका विरोध किया जवाहरलाल नेहरू ने यूपी में, और खूब लाठी खाए जनाब, इतने लाठी खाए कि पूरे क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान उनको लगभग 3200 दिन जेल में बिताना पड़ा था। तो यूपी में हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया। और जो लखनऊ है, इस लखनऊ में एक व्यक्ति था जिसका नाम था खलीकुज्जुमा। इस व्यक्ति ने अनोखे ढंग से
साइमन कमीशन का विरोध किया। उसने क्या काम किया कि लखनऊ का जो मार्केट है जिसका नाम है कैसरबाग, उस कैसरबाग पे गया और खूब सारा गुब्बारा लिया और उस गुब्बारे पर लिख दिया साइमन गो बैक और मुंह से फुला फुला कर आसमान में भेज दिया। अजीब सी ये बात थी। लखनऊ में खलीकुजुमा ने, यूपी में जवाहरलाल नेहरू ने, और जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, आपको नाम सुना होगा, लाहौर एक जगह था और इस लाहौर में शेरे पंजाब नाम आप जानते ही हैं। और ये शेरे पंजाब किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय को कहा जाता था। और ये लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन का लाहौर में विद्रोह कर रहे थे, तो सैंडर्स ने इनके ऊपर लाठियां बरसाई और इतनी ज़ोर ज़ोर से लाठियां बरसाई कि अंततः इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने से पहले इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी इस ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। ये शब्द उसने कहा था जिसने 1895 के आसपास में भारत का पहला पूंजी वाला बैंक पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया और उस व्यक्ति का नाम था लाला लाजपत राय, जो गरम दल के नेता थे। अब शेरे पंजाब का महाराजा ना भगत सिंह को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जाके लाहौर में ठोक दिया। किसको? सैंडर्स को। फिलहाल ये रहा हमारा 1927 और 28 तक की चीज़ें। जैसे ही साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, उसी समय 1928 में ही, बात सितंबर के आसपास की है, जब सरदार पटेल ने बारदोली, जो कि गुजरात में, बारदोली में एक सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी ने इसमें भाग तो नहीं लिया लेकिन इसको आशीर्वाद जरूर दिया। और इस सत्याग्रह के दौरान जो वहाँ की स्थानीय महिलाएं थीं, उन्होंने पहली बार पटेल को सरदार की उपाधि दिया। यहाँ तक बातें आगे आगे चलती रहती थी। 1928 तक आ गया था। 1928 आया तो याद करिए, साइमन कमीशन जब वापस गया तो भारत का अवध का एक गवर्नर था जिसका नाम था लॉर्ड बिरकेनहेल्ड, ये सचिव था लॉर्ड बिरकेनहेल्ड। उसने सीधे सीधे चेतावनी दे दी कांग्रेस को कि आप साइमन कमीशन का विरोध क्यों करते हैं, क्योंकि इसके सारे सदस्य गोरे हैं इसलिए, और यदि गोरे हैं इसलिए तो हिम्मत है तो एक संविधान बना के दिखा दीजिए। ये चुनौती कांग्रेसियों ने स्वीकार कर लिया और 1928 में कांग्रेस ने एक समिति स्थापना किया, एक समिति की स्थापना किया। कब? 1928 में एक समिति बनाया और इस समिति के जो अध्यक्ष बनाया, उस अध्यक्ष का नाम था मोतीलाल नेहरू। और इस मोतीलाल नेहरू ने क्या काम किया? उन्होंने अपना एक रिपोर्ट तैयार कर दिया जिसको क्या कहा गया? नेहरू रिपोर्ट। और ये भारत के संविधान का प्रथम संविदा था। 1928 में अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट स्थापित किया, लेकिन जिन्ना को ये कबूल नहीं था। और जब जिन्ना महोदय को कबूल नहीं था तो उन्होंने एक 14 सूत्री फार्मूला अपना दिया, कहा नहीं संविधान ये होना चाहिए। लेकिन एक समस्या थी। 1927 में 28 में जो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, उसका सभी लोगों ने विरोध नहीं किया था। जब साइमन 1928 में फरवरी को बम्बई उतर रहा था, उसी समय हमारे देश का एक बहुत संभ्रांत या कहे बहुत पढ़ा लिखा और बुद्धिमान व्यक्ति, और उस बुद्धिमान व्यक्ति का नाम आप लोग जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर। इस अंबेडकर साहब ने क्या काम किया था? कांग्रेसियों को पूरी तरह से खिलाफत किया। कांग्रेस के खिलाफ जाकर बम्बई में एक ऐसा समारोह स्थापित किया जिससे इस साइमन कमीशन का स्वागत कर सके। अब सोचिए, एक तरफ पूरा हिंदुस्तान का साइमन का विरोध कर रहा है और ये अंबेडकर साहब उस साइमन का स्वागत कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि अंबेडकर चाहते थे भारत हमेशा गुलाम रहे, ना, वो नहीं चाहते थे। वो केवल ये चाहते थे कि जो हमारे यहाँ के दलित वर्ग हैं उनका उत्थान ज़्यादा हो सके, इसके लिए अंग्रेज़ों से वो ज़्यादा रियायत प्राप्त करना चाहते थे। तो फिलहाल 1928 तक की बातें आपने ये देख लिया। अब यहाँ से गांधी जी का आगमन पूरी तरह से हो जाता है। अब हम 1928 से आगे चलते हैं और आपको बताते हुए ये चलेंगे कि आखिर दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब का हमारे भारत में क्या रोल रहा, हम क्यों पढ़ते हैं और कैसे पेपर में पूछे जाते हैं, आज चीज़ें अब आपको पता चलेंगी। देखते हैं।
1928 में आपका बारदोली सत्याग्रह हो चुका है। चलिए ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आ चुका है, जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम आ चुका है। यह विरोध हो ही रहा था कि तब तक वर्ष 1929 में कांग्रेस ने अपना एक सम्मेलन किया, और ये कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था लाहौर में, और इस लाहौर में जो अध्यक्षता किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया। और इस नेहरू साहब ने क्या काम किया, इसी लाहौर में 1929 में रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया, और तिरंगा फहराकर इसे स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को घोषित कर दिया। तभी से भारत में जो स्वतंत्रता मनाया जाता है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। आपको पता ही होगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और 26 नवंबर 1949 को गणतंत्र होने को हुआ था, लेकिन होने नहीं दिया गया। इंतज़ार किया गया 26 जनवरी 1950 का। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को ही जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस रात 12 बजे रावी नदी के तट पर लाहौर में मनाया था। 1929 तक यह बात सही थी। चलो ठीक है, जैसे ही 26 जनवरी 1930 को उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, ये जनवरी की बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। गांधी जी गए तत्कालीन वायसराय, जिनका नाम था, 1929 की बात है, याद करिएगा। 1900 ये कौन है, 26 जनवरी 1930, हाँ ये 26 जनवरी 1930। इसी 30 में फरवरी माह में बोले तो लगभग 2 या 3 फरवरी को, हाँ 2 या 3 फरवरी को तत्कालीन एक गवर्नर था जिसका नाम था इरविन। नाम आपने सुना ही होगा। ये वही इरविन था जिसने पहली बार दिल्ली के विधानसभा में, जो आज संसद है, वहाँ पर बैठा, क्योंकि अब तक उसको लॉर्ड लुटियंस बना चुके थे। इरविन से गए और मिलना चाहा, कुछ अपनी बातें रखना चाहे। गांधी जी गए मिलने, और इरविन ने इनको मिलने ही नहीं दिया, वापस कर दिए, कहा हम आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। तब गांधी जी के मुंह से अनायास ही बात निकल पड़ी कि मैंने तो रोटी मांगी थी, लेकिन मुझे क्या मिला, पत्थर। और इसके विरोध के चलते गांधी जी ने क्या काम किया, 12 फरवरी 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ, जिसमें यूपी के टोटल 7 थे, अपने आश्रम जिसका नाम था साबरमती से दांडी की ओर यात्रा कर दिए। दांडी गुजरात में है, जो कि समुद्री किनारा है। कैसे, जरा देखिए। जैसे ही इरविन ने कहा हम आपसे नहीं मिलना चाहते हैं, गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, और अपने चुने हुए 78 सहयोगियों के साथ में, जिसमें यूपी के थे, अपने आश्रम अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में मिले, और साबरमती आश्रम से कहा आज के बाद हम आपसे तभी मिलेंगे जब हिंदुस्तान को पूर्ण स्वराज प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी कभी गए ही नहीं। कहाँ? साबरमती आश्रम में। 12 फरवरी 1930 को गांधी जी ने लगभग 376 किलोमीटर की यात्रा, यानी कि लगभग 240 मील की यात्रा 24 दिन में पूरा किया, और अंततः 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुँचे। ये कहाँ है? दांडी गुजरात में है। और वहाँ पहुँचकर 1930 में ही अपने हाथों से समुंदर के किनारे से ऐसे नमक उठाया और कहा कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए इस कानून को, जिसमें कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता, को तोड़ता हूँ, और मैं ये आशा करता हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्य आए और मुझे गिरफ्तार करे। बड़ी बात थी। अब ये बड़ी बात थी कि गांधी जी ने नमक को ही क्यों आंदोलन में चुना। तो सबसे पहली बात, हिंदुस्तान का ही नमक हिंदुस्तान में 10 रुपये किलो बिकता था, लेकिन यही हिंदुस्तानी नमक इंग्लैंड में 50 पैसे प्रति किलो बिकता था। सोचिए कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है।
इसके लिए गांधी जी ने इसको चुना और ये भी सोचा कि दुनिया का केवल एक ही तत्व है जिसका नाम है नमक, जिसको ना कोई ज़्यादा खाता है ना कोई कम खाता है, लेकिन हर कोई खाता है। इसलिए ऐसी चीज़ें चुनो कि हर एक व्यक्ति के संवेदना को झकझोर कर रख दे और हमारे साथ में चले। गांधी जी ने इसलिए नमक को चुना और 376 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में करते हुए 6 अप्रैल 1930 को दांडी पर पहुंचे। इस 78 सहयोगियों में एक अमेरिका का पत्रकार भी था, याद रखिएगा, जिसका नाम था वेब मिलर। अब समस्या इस बात की थी गांधी जी करे तो क्या करें। गांधी जी को जब ये गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पर पहुँचे, उस समय इरविन महोदय ने कहा, अच्छा ठीक है गांधी जी, आओ हम आपसे एक समझौता करते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कोई मेन बातें क्या हुई, जरा हम आपको बताते चलते हैं। भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर जहाँ पर पेशावर है, वहाँ के आसपास में एक रहते थे बादशाह खान, जिसे आप कहते हैं सीमांत गांधी, और अब्दुल गफ्फार खान, जैसे आपके नाम जानते हैं। उन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया भारत में और उन्होंने गांधी जी को मलंग बाबा कहा। उसी समय पेशावर में ही एक चंद्र सिंह गढ़वाली थे। अंग्रेजों ने कहा कि इन सबको मार दो। चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा नहीं, हम इन्हें नहीं मार सकते। पहली बार सेना ने अंग्रेजों का अवज्ञा किया। गांधी जी गिरफ्तार हो गए, हर जगह आंदोलन होने लगे। इतना बड़ा आंदोलन होने लगा कि सूरत में जब लोग झंडे लेकर चलने लगे तो अंग्रेजों ने उनके झंडे छीन लिए। तो लोगों ने क्या काम किया, तिरंगे के वस्त्र सिलवा लिए और तिरंगे झंडे पहन के घूमने लगे। अब ये जिंदा झंडे कौन रोकेगा इनको। बच्चों ने, जो लड़के थे, उन्होंने बनवा लिया वानर सेना और बच्चियों ने बनवा लिया माजेरी सेना। गांधी जी के इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जो तंजौर में है तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक, वहाँ तक सिराज गोपालाचारी ने बाकायदा नमक कानून का उल्लंघन किया। अब जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तार करने के बाद में इनका जो नेतृत्व करते हैं वो करते हैं अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी को भी जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सरोजनी नायडू करती हैं। सरोजनी नायडू के बारे में हम आपको बताएं कि सरोजनी नायडू और दक्षिण अफ्रीका के दोस्त इमाम साहब, किसके दोस्त, महात्मा गांधी के, और उनके पुत्र मणिलाल, इन तीनों लोगों ने मिलकर लगभग 2000 कार्यकर्ताओं के साथ बम्बई में एक जगह है जिसका नाम है धरसाना, और इस धरसाना पर नमक आंदोलन किया। अंग्रेज आते थे, एक तरफ से सबको पीट देते थे, ये गिर जाते थे, इनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता था। दूसरा जत्था आता था, बैठ जाता था, उनको भी तब तक मारा जाता था तक पीट के एकदम ख़त्म ना कर दिया जाए। इस तरह से 1930 में अमेरिका की एक पत्रिका थी जिसका नाम आपने सुना ही होगा, टाइम। इस टाइम ने गांधी जी की बड़ी आलोचना की। ये तकुए जैसा शरीर, कदकाठी से छोटा, ये क्या कर पाएगा, तरह तरह की बातें किया। लेकिन जब गांधी जी की लोकप्रियता के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से सफल होने लगा तो अंतिम हफ्ते में टाइम ने अपनी जो बात थी उसको चेंज कर लिया और उन्होंने राष्ट्रवादी पूज्यवादी गांधी जी के नाम से संबोधित किया। और पहली बार वर्ष 1930 में किसी एक भारतीय को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। वो कौन था, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुन लिया गया। अब ये बात होते होते 1930 में अब गोल में सम्मेलन होने लगा। क्यों? क्योंकि गांधी जी के द्वारा ये सारे क्रियाक्रम करने की वजह से अंग्रेजों में बड़ी निरस्ता फैल गई कि लगता है गांधी बहुत सफल हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने क्या काम किया, गांधी जी से कहा आओ हम सब आपस में मिलकर बात करते हैं। 1930 को, कब, सितंबर 1930 को पहला गोल में सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें गांधी जी गए ही नहीं। दूसरी बार सितंबर और 1931 यानी मार्च 1931 में गांधी जी ने क्या काम किया, इरविन ने क्या काम किया, गांधी जी से एक समझौता कर लिया जिसे कहा गया गांधी इरविन समझौता। ये तेज बहादुर सप्रू की वजह से हुआ था। सरोजनी नायडू ने कहा था कि ये दो महात्माओं का मिलन है और इस इरविन समझौता में ये हुआ था कि गांधी जी दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ये बात हुआ कब, 3 मार्च 1931। लेकिन इसके जस्ट 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को रात को 12 बजे अचानक फांसी दे दिया गया।
इसके लिए गांधी जी की बड़ी आलोचना हुई और गांधी गो बैक के नारा भी लगे। 23 मार्च की ये घटना है। 23 मार्च के बाद में फिर सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड गए जेम्स पैलेस में। याद रखिएगा, जेम्स पैलेस में ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में शुरू हुआ। और वहाँ पर पहुँचे तो एक चीज़ देख के बहुत चक्के रह गए कि यहाँ पे तो अम्बेडकर पहले से ही मौजूद हैं। अब अम्बेडकर के पहले से ही मौजूद होने के कारण, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया के कारण दूसरा सम्मेलन समाप्त हो गया। और वहाँ से पहुँचकर गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरी बार छेड़ दिया। 3 जनवरी 1932 को अब गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में छोड़ दिया गया। यरवदा जेल में गांधी जी पूना के बंद थे। उसी समय 1932 में अम्बेडकर से सहमत होकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो कि नाम था मैकडोनाल्ड, इस मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक घोषणा कर दिया और इस घोषणा में कहा कि जितने भी एससी हैं, यानी दलित वर्ग हैं, उनको आज से पृथक निर्वाचन दिया जाता है। इस बात को लेकर गांधी जी ने इसी यरवदा जेल में पहली बार आमरण अनशन शुरू किया। याद रखिएगा, पहली बार आमरण अनशन शुरू किया और 20 सितंबर से शुरू किया और 26 सितंबर 1932 को पूना में महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य में एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। इसमें क्या काम किया गया, गांधी जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम SC ST को अलग नहीं जाने दे सकते, ये हमारे ही भारतीयों के ही रूप हैं, इनको मुस्लिमों की तरह अलग मत करिए। तब इन्होंने कहा, अंबेडकर ने, कि गांधी जी क्षणिक धूल उठाते हैं, अस्तर नहीं। और अंतिम में इसके तहत 47 सीटों से बढ़ाकर इसे 47 नहीं है 71 सीटों से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब निर्वाचन में SC की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तब तक इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तक हिंदुस्तान का लॉर्ड इरविन चेंज हो चुका था और उसकी जगह पर जानते हैं कौन सा आया था, जिसका नाम था विलिंगटन। इस विलिंगटन को महात्मा गांधी से कोई हमदर्दी नहीं थी और विलिंगटन ने कहा, हमने गांधी जी को सहूलियत देकर बड़ी गलती की है और हम अगर जो कहीं गांधी ना होता तो ये दुनिया वाकई बड़ी खूबसूरत होती। ये किसने कहा, ये कहा विलिंगटन ने, उस तत्कालीन वायसराय ने। 1932 में यह सारा कांड हो चुका, 1933 तक चला। 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा को वापस ले लिया और हरिजन उत्थान के लिए काम करना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं। फिर अब यहाँ से आगे आपका जो शुरू होगा वो हम आपको बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन। ये सारी चीज़ें आपसे बाकायदा खूब पूछा जाता है, इनको ज़रूर एक बार से 2 बार 2-4 बार जितनी बार आप मन करे पढ़ लिया करिएगा, देख लिया करिएगा। अगली क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।